हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे ऊर्जा का प्रवाह और ऊर्जा का स्रोत। ये जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, ऊर्जा जो हमारी है उसके स्रोत क्या है और उसका प्रवाह कैसे है। जो आपका आज टॉपिक है देख लीजिए, ऊर्जा का प्रवाह और ऊर्जा के स्रोत। तो सिंपल सी बात है कि ऊर्जा का प्रवाह और ऊर्जा के जो स्रोत हैं वह इस प्रकार है। ऊर्जा का प्रधान स्रोत सूर्य है। ऊर्जा के प्रवाह और ऊर्जा के स्रोत की जब चर्चा चलेगी तो उसमें सबसे बड़ी बात आती है ऊर्जा का स्रोत कौन है। तो ऊर्जा का स्रोत सबसे बड़ा कौन है? वह है सूर्य। सूर्य ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य ही ऊर्जा का प्रधान हब है, प्रधान सेंटर पॉइंट है। सूर्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत है और यह सृष्टि का रचयिता है, यह सृष्टि का पालक है। सूर्य पूरे संसार में ऊर्जा का स्रोत भी है और इस पूरे संसार का, इस पूरे रचना का, इस पूरे ब्रह्मांड का, ये जो भी कुछ आज धरातल पर दिख रहा है, इसका रचयिता, इसका पालक, इसका रचनाकार कौन है, इसका सृजनहार कौन है? वह एकमात्र सूर्य है। जो हमने आपको इस पॉइंट के माध्यम से बताया है, ऊर्जा का प्रधान स्रोत सूर्य है और यह सृष्टि का रचयिता और पालक है। रचयिता का अर्थ हो गया बनाने वाला, पालक का अर्थ है पोषण करने वाला। सबको भोजन, सबको ऊर्जा देने वाला कौन है? वह सूर्य है। तो सूर्य ही इस संसार का रचयिता है, सूर्य ही संसार का पालक है। अब यह सब कुछ चलता कैसे है? ये सारी प्रक्रिया ऊर्जा जो सूर्य की है वह कैसे प्रवाह में आती है, कैसे गतिमान होती है, मैं उसी बात को बता रहा हूँ। यह देख लीजिए, मैंने बताया है कि यह एक सूर्य है और सूर्य से जो तरंगे निकलती हैं, तो सूर्य से कौन सी तरंग निकलती है? लघु। सूर्य प्रधान स्रोत है। इस प्रधान स्रोत से लघु तरंगे निकलती कहाँ आती हैं? पृथ्वी पर। सूर्य की किरण जब सुबह से लेकर के सूर्यास्त तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक जब सूर्य की किरण चलती है तो वह क्या होती है? लघु तरंगों के रूप में होती है। कहाँ आती है? पृथ्वी पर। और जब यह पृथ्वी पर आती है तो वह क्या करती है? विकिरण करती है। सूर्य की लघु तरंगे जब पृथ्वी पर आती हैं तो वह विकिरण करती हैं और जब वह पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर के, पहले सूर्य की तरंग धरातल पर आती है, वह लघु तरंगों के रूप में होती है, उसे विकिरण कहते हैं। जब यही धरातल से तरंगे वायुमंडल में जाती हैं परावर्तन करके तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ तरंगे। देख लीजिए, दीर्घ तरंगे वायुमंडल में जाती हैं। यह दीर्घ तरंगों का वायुमंडल में जाना क्या है? पार्थिव विकिरण। तो दो शब्द क्लियर हो गए। यहाँ प्रधान स्रोत सूर्य है, उसकी तरंगे जब धरातल पर आती हैं तो लघु तरंग होती है, जब पृथ्वी से वायुमंडल में जाती हैं तो दीर्घ तरंग होती है। और यह लघु तरंग दीर्घ तरंग में कब तब्दील होती है? जब पृथ्वी से वायुमंडल में जाती है। सूर्य से आती हुई पृथ्वी पर लघु तरंग को विकिरण कहते हैं। विकिरण, किरणों का फैलाव शब्द पर आप आइए। विकिरण, किरण माने रोशनी, प्रकाश। सूर्य की जो लघु तरंगे आती हैं, सूर्य की जो छोटी छोटी किरणें हमारे पास आती हैं, इन किरणों का आना ही विकिरण कहलाता है। तो सूर्य की लघु तरंगे विकिरण है। यही लघु तरंगे जब धरातल से वायुमंडल में जाती हैं तो वह दीर्घ हो जाती हैं और इसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। पार्थिव विकिरण। अगला प्रश्न है, सूर्य ऊर्जा को पौधे ग्रहण करते हैं। सूर्य की जो एनर्जी होती है वह कौन ग्रहण करते हैं? पौधे। अब मैं फिर वहीं बताऊं बात आपको। जब सूर्य की रोशनी धरातल पर आती है, कोई बीज मिट्टी में पड़ा है, मिट्टी में नमी, हवा, पानी और मिट्टी से पोषक तत्व लेकर के जब सूर्य की किरण, सूर्य का प्रकाश धरातल पर मिट्टी के साथ पड़ता तो वह बीज का रूप लेकर के पौधा आगे बढ़ जाता है। और वह जब पौधा आगे बढ़ता है तो वह क्या है? वो पौधा कैसे गतिमान होता है? वो पौधा अपना विकास और वृद्धि कैसे करता है? सूर्य की किरणों से। सूर्य की किरणों को पौधे ग्रहण करते हैं और वह जब ग्रहण करते हैं तो क्या बनाते हैं? रासायनिक ऊर्जा में तब्दील करते हैं। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है?
सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में पौधे बदलते हैं, और जब ये पौधे बदलते हैं रासायनिक ऊर्जा में तो उस ऊर्जा से वह क्या करते हैं, सृजन करते हैं। पौधे सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा का सृजन करते हैं। यह बात स्पष्ट हो गई कि सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त करके पौधे उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में सृजन कर देते हैं। जल वाष्प में निहित सौर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जल में, पानी में जो वाष्प है उसमें भी ऊर्जा है, और वह ऊर्जा कैसी है, यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ मैंने 3 ऊर्जा की चर्चा की है। एक सौर ऊर्जा, पौधे ग्रहण करके उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, और तीसरी जो जल में एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त है वह क्या है, यांत्रिक ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा हो गई, रासायनिक ऊर्जा हो गई, और फिर इसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो 3 ऊर्जा इस पूरे टॉपिक का जो मूल आधार है कि ऊर्जा के जो प्रवाह है, ऊर्जा का जो स्वरूप है वह कहाँ कहाँ किस किस रूप में है। तो 3 रूप में हो गया, सौर ऊर्जा, पौधे उसको बदलेंगे रासायनिक ऊर्जा में। इसी धरातल पर जल के रूप में जो बूंदें हैं उसमें जो वाष्प है वह यांत्रिक ऊर्जा का स्रोत है, उसे यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। आणविक और खनिज ऊर्जा में भी ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। आणविक यूरेनियम, थोरियम के जो अणु हैं उनके संघनन और उनके विघटन से जो एनर्जी, जो ताप निकलता है वह भी किसका स्रोत है, सूर्य का। खनिज ऊर्जा, कोयले से जो दहन शक्ति करके हम जो एनर्जी प्राप्त करते हैं उस दहन शक्ति का, वह दहन क्षमता कहाँ से आई है, सूर्य से आई है। तो चाहे वह आणविक हो चाहे वह खनिज तत्व हो, आणविक और खनिज सब में ऊर्जा का मूल स्रोत कौन है, सूर्य। जैसे कोयला वनस्पतियों के दबने और सड़ने गलने से बना है, तो वनस्पतियों को भोजन कहाँ से मिला, सूर्य से। सूर्य की रोशनी को प्रकाश संश्लेषण करके पौधे अपना भोजन बनाए, और कालांतर में प्राकृतिक घटनाओं के कारण वह जंगल दब करके मिट्टी में पड़े और सड़ करके जो कोयला बना। तो यह बात स्पष्ट हो गई कि कोयला जो है पौधों से बना, पौधों का जीवन किससे चला, सूर्य से। तो उस कोयले में, उस आणविक खनिजों में, सब में ऊर्जा का स्रोत कौन है, एनर्जी का पावर हाउस कौन है, कुल मिलाकर के सूर्य ही है। सूर्य ही सबका स्रोत है। ऊर्जा के अन्य स्रोत, ऊर्जा के अन्य स्रोत कहाँ है, नंबर 1 बात आएगी भूतापी ऊर्जा। धरातल में जो भूमि के अंदर पृथ्वी के पेट में गर्मी है वहाँ भी ऊर्जा का एक स्रोत है। वह कैसे, जैसे आप देख लीजिए पहाड़ी क्षेत्रों पर, पठारी क्षेत्रों पर जो झरने फूटते हैं, गर्म जल के सोते फूटते हैं, तो यह गर्म जल के सोते झरने किस बात के उदाहरण है, पृथ्वी के अंदर भूतापी ऊर्जा का। तो ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। उस सूर्य के ऊर्जा के स्रोत के अलावा और भी अन्य विकल्प हैं ऊर्जा के स्रोत के, उसमें है एक भूतापी ऊर्जा। भूतापी ऊर्जा की बात की हमने। आज वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के विकास के दौर में धरती के अंदर बर्मे से छेद करके वहाँ से भूमि की गर्मी को बाहर निकाल करके आप उस ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। बहते हुए जल के जो झरने हैं, स्रोत हैं, वह भी भूतापी ऊर्जा के ही तरफ संकेत करते हैं। अब मैं आगे बताऊं, 1 वर्ग मीटर में, धरातल पर 1 वर्ग मीटर में 3000 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आप किसी भी स्थान विशेष पर 1 वर्ग मीटर लंबा और चौड़ा, पूरा 1 मीटर लंबा चौड़ा, अर्थात 1 वर्ग मीटर में जो सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, उस सूर्य की रोशनी को जो लगभग आप डाटा देखेंगे तो 3000 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बारी आती है दूसरा, स्वपोषी पौधे। स्वपोषी पौधे क्या हैं, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। पादप जगत का, पौधों का जो संसार है, इस पौधों के संसार में स्वपोषी जो पौधे हैं, वह स्वपोषी पौधे
का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। 111 ग्राम कैलोरी 1 वर्ग सेंटीमीटर में प्रतिवर्ष प्राप्त होती है। 111 ग्राम कैलोरी प्रतिवर्ष हमको प्राप्त होती है 1 वर्ग सेंटीमीटर में। कितनी पावरफुल बात है। 1 वर्ग सेंटीमीटर में 111 ग्राम हमको कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। उसका भी केंद्र, उसका भी स्रोत, उसका भी माध्यम कौन है? यही हमारा सूर्य ही है। तो सूर्य सारी घटनाओं का, सूर्य सारी ऊर्जाओं का प्रधान बिंदु है, प्रधान केंद्र है। अब है स्वपोषी पौधे 111 ग्राम कैलोरी 1 वर्ग सेंटीमीटर में प्रतिवर्ष उत्पादन करते हैं। ऊर्जा प्रवाह एवं ऊर्जा उत्पादकता, ऊर्जा का प्रवाह क्या है और ऊर्जा की उत्पादकता क्या है, इस बात का अध्ययन हम आगे करते हैं। प्रकृति ऊर्जा उत्पादकता एवं प्रवाह में संतुलन बनाए रखती है। हमारी प्रकृति ऊर्जा का उत्पादन हो अथवा ऊर्जा का संतुलन, यह दोनों प्रवाह और उत्पादन दोनों में कोई संतुलन कायम करता है। ऊर्जा के उत्पादन में भी, ऊर्जा के प्रवाह में भी डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, असंतुलन नहीं हो जाए। बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो जाएगा तो भी घातक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का प्रवाह संचालित हो जाएगा तो भी नुकसानदायक है। तो दोनों में बैलेंस कौन बनाता है? जितनी उत्पादकता की जरूरत है उतना उत्पादन होना चाहिए, जितना प्रवाह की जरूरत है उतना प्रवाह होना चाहिए। मीन्स उत्पादन और ऊर्जा के प्रवाह में बैलेंस, संतुलन कायम करता है कौन? प्रकृति। अर्थात ऊर्जा के उत्पादन और ऊर्जा के प्रवाह में नियंता का, डायरेक्शन का, नियंत्रण का, कंट्रोल का कोई काम करता है तो वह हमारी कौन है? प्रकृति। और यही प्रकृति पूरे व्यवस्था को संचालित भी करती है, निर्देशित भी करती है और इंड भी करती है और उसका प्रारंभ भी करती है। अर्थात श्री गणेश से लेकर के अंत तक का, जैसे एक कहावत है भूगोल में, न भूगोल का, न प्रकृति का, न इस पूरे ब्रह्मांड का, न आदि का पता है, न अंत का कोई अनुमान है। यह सब कुछ कौन करता है? प्रकृति करती है। आगे चलें। यह संतुलन बनने के बाद बारी आती है उत्पादकता के प्रकार। अब उत्पादकता के कितने प्रकार हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो उत्पादकता के जो प्रकार हैं उसमें 2 प्रकार हैं। नंबर 1 प्रथम अर्थात प्राथमिक उत्पादक, दूसरा गौण उत्पादक। उत्पादकता के प्रकार में 2, नंबर 1 प्राथमिक उत्पादकता, दूसरी गौण उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक उसे कहते हैं जब, ध्यान दीजिए, प्राथमिक उत्पादक किसे कहते हैं? जब सौर ऊर्जा को पादप ग्रहण करके रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जिस दर पर जैव पदार्थ निर्मित करते हैं वह प्राथमिक उत्पादक है। मैं पुनः दोहरा दूं, जब सौर ऊर्जा को, सूर्य की एनर्जी को, सूर्य की ऊर्जा को पौधे, सूर्य की ऊर्जा को पौधे ग्रहण करते हैं और वह पौधे ग्रहण करके उसको रासायनिक ऊर्जा में जब बदल देते हैं और वह बदलने की दर पर जो जैव पदार्थ निर्मित होता है वही प्राथमिक उत्पादक कहलाता है। तो यह बात स्पष्ट हो गई। सूर्य से एनर्जी पौधे लेते हैं, पौधे की एनर्जी जब मिल जाती है तो वह पौधा उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है और वह जब रासायनिक ऊर्जा में बदलता है तो जिस दर पर बदलता है वहाँ जो जैव पदार्थ निर्मित होता है वही प्राथमिक उत्पादकता है। गौण उत्पादकता किसे कहते हैं? अगले पोषण स्तर पर, मतलब पौधे के बाद जो अगला पोषण स्तर है, पहला पोषण स्तर कौन है? पौधे। दूसरा पोषण स्तर कौन है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं? अगले पोषण स्तर पर भोज्य सामग्री, अगले पोषण, पहला पोषण स्तर कौन है? पौधों का। दूसरा पोषण स्तर कौन है? शाकाहारी जीवों का। तो शाकाहारी जीव जो हैं वह क्या है? गौण क्षेत्र में आते हैं। प्रथम क्षेत्र में कौन आता है? प्रधान क्षेत्र में कौन आता है? पौधे। गौण क्षेत्र में कौन आता है? शाकाहारी। तो अगले पोषण स्तर अर्थात शाकाहारी भोज्य सामग्री को जो जैव पदार्थ निर्मित होता है वह गौण उत्पादकता कहलाती है। प्राथमिक उत्पादकता सूर्य से एनर्जी
सूर्य से ऊर्जा को प्राप्त करके पौधे जो भोजन बनाते हैं वह प्राथमिक उत्पादकता है। उन पौधों को खा करके, उन पौधों को आहार बना करके जो शाकाहारी जीव जिंदा रहते हैं वह गौण उत्पादकता है। अब यह जो शाकाहारी जीव हैं वह अन्य जीव, शेर, बाघ, शाकाहारी या शाकाहारी के बाद अन्य, वह क्या है, गौण में आते हैं। उत्पादकता का अर्थ क्या होता है? उत्पादकता का अर्थ है ऊर्जा का निवेश की दर। किस स्थान पर सूर्य की जो रोशनी आती है, सूर्य की जो प्रकाश किरणें आती हैं, वह किस दर पर कितना निवेश करती हैं, मतलब सूर्य अपनी रोशनी को कितना लगाता है। जैसे हम पूंजी लगाते हैं, पूंजी निवेश होता है, उसी तरह ऊर्जा का निवेश ही क्या है, प्राथमिक उत्पादकता है। किसी स्थान विशेष पर मान लीजिए 1 वर्ग मीटर लंबा चौड़ा किसी क्षेत्र में जो सूर्य की रोशनी आती है, वहाँ जो सूर्य की रोशनी शोषित होती है, वह सूर्य की रोशनी जो धरातल शोषित करता है, वही निवेश की दर ही उत्पादकता है। तो अब आप भूलेंगे नहीं, कोई आपसे एक शब्द में पूछे कि उत्पादकता कहते किसे हैं, तो आप बताइए ऊर्जा का निवेश की दर ही उत्पादकता है। और उत्पादन का अर्थ क्या हो गया? ऊर्जा के उपयोग से, रासायनिक ऊर्जा से पदार्थ का उत्पादन। जब किसी स्थान विशेष पर पौधे सौर ऊर्जा को लेकर के उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, और वह रासायनिक ऊर्जा में बदलने के बाद जो पदार्थ निर्मित होता है वही उत्पादन है। तो 2 बातें स्पष्ट हो गई, एक उत्पादकता, ऊर्जा का निवेश, दूसरा उत्पादन अर्थात सौर ऊर्जा का पौधे के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदलना, और उस रासायनिक ऊर्जा में बदलने के बाद जो पदार्थ निर्मित होता है, जो पदार्थ डेवलप होता है, वह क्या है, उत्पादन। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक उत्पादन का मापन कैसे करेंगे? प्राथमिक उत्पादन का मापन किसी स्थान विशेष पर करना है किसी पर्यावरण के छात्र को, तो उसका एक सूत्र है। सूत्र यह है, उत्पादन का मापन कैसे करेंगे? प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर में किया जाता है। किसी स्थान विशेष पर प्रतिदिन और प्रति वर्ग मीटर में जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसका मापन हम करेंगे तो वह प्राथमिक मापन में आएगा। प्राथमिक उत्पादन का मापन प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर में प्राप्त ऊर्जा को जब आकलित करेंगे, प्रकलित करेंगे, तो हमें इस बात का पता चल जाएगा कि वहां पर कितनी हमको ऊर्जा प्राप्त हुई। 1971 में विश्व की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता को मापने के लिए 320 शुष्क ग्राम प्रति वर्ग मीटर में मापन किया गया। यह पहली बार विश्व में 1971 में प्राथमिक शुद्ध उत्पादकता का मापन 320 शुष्क ग्राम प्रति वर्ग मीटर में किया गया। अर्थात कहने का आशय है कि पूरे विश्व में 1971 में जो शुष्क उत्पादकता हमको प्राप्त हुई वह कैसे थी? 320 शुष्क ग्राम प्रति वर्ग मीटर में। यह आंकड़ा है 1971 का। 1971 से लेकर के 2021 तक परिस्थितियां बहुत बदल गई। अब यह स्तर और गिर गया है। हमारी आप सबकी यह जिम्मेदारी है कि इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए हमको 1971 की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता जो 320 शुष्क ग्राम प्रति वर्ग मीटर में थी उससे भी ऊंचा बनाए रखने के लिए पौधों का, पेड़ों का, जीवों का, जंतुओं का संरक्षण बेहद आवश्यक है। यह नहीं किए तो पूरी इकोलॉजी, पूरी पारिस्थितिकी, पूरा ऊर्जा का प्रवाह नष्ट हो जाएगा, व्यवस्था चक्र रुक जाएगा, सब तहस नहस हो जाएगा। वह भयावह स्थिति कल्पना से परे है, हम आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए हमारी आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि प्रकृति में ऊर्जा के प्रवाह को और उसके उत्पादन को बनाए रखने के लिए जीव और जंतुओं का संतुलन जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पर कमेंट करके बताएं और इस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के नियम को हम अगले कक्षा में बताएंगे। इसके लिए आप इंतजार करिए। शेष धन्यवाद।